हेलो ब्रो, नमस्कार, स्वागत। कैसे हैं आप सभी लोग मेरे प्यारे बच्चों। तो आज स्वागत है बिल्कुल नए ब्रांड न्यू सेशन में। अभिव्यक्ति इंटीग्रेटेड ऑप्शनल मेंटरशिप AIOM में आप सबका स्वागत है। और आज के सेशन में हिंदी ऑप्शनल पर हम लोग चर्चा करेंगे। और ये इस प्रकार से मैंने इसकी फ्रेमिंग की है कि आप 2029 तक अगर मेंस लगातार लिखें, ईश्वर करें आप एक ही बार में सेलेक्ट हो जाएं, तो आपको हमेशा ये मदद करने वाला है। नेचर इस विषय का ट्रेडिशनल है, और अगर उस परंपरागत विषय को हम आज के समय से जोड़ते चलेंगे तो स्वाभाविक रूप से वह और खूबसूरत हो जाता है। तो हिंदी साहित्य एक खूबसूरत विषय जिस पर हम लोग बातचीत करेंगे। एक नई शुरुआत है AIOM, अभिव्यक्ति इंटीग्रेटेड ऑप्शनल मेंटरशिप AIOM। मेरे प्यारे बच्चों, आज इस विषय पर हम लोग एक डिस्कशन करेंगे और बहुत सारे एंगल होंगे जिसको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप सबको हिंदी साहित्य पढ़ाने नहीं आया हूं। जरा गहराई से समझिएगा विषय में प्रवेश करते समय कि आप सबको हिंदी साहित्य पढ़ाने नहीं आया हूं। मैं आज यूपीएससी की आंखें देने आया हूं। आंखें पकड़िएगा, आज मैं क्या देने आया हूं? यूपीएससी की आंखें। और यूपीएससी की आंखें देने का क्या मतलब है? यानी यूपीएससी की जो डिमांड है आज उसके साथ कनेक्ट करूंगा। यूपीएससी के जो प्रश्न है उनके साथ आपको कनेक्ट करूंगा। यूपीएससी का जो सिलेबस है, प्रश्न से पहले जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपकी एक दृष्टि डेवलप करने की कोशिश करूंगा, विकसित करने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअल में हमें हिंदी साहित्य को एग्जाम ओरिएंटेशन के साथ कैसे देखना है। बिल्कुल ब्रांड न्यू लेक्चर है। कोई भी सेगमेंट अब रिपीट नहीं होगा कि भाई हमने पिछले साल कराया है आप देख लीजिए, नहीं। यहां से बिल्कुल ब्रांड न्यू चर्चा स्टार्ट होगी। हर उस नए बच्चे के लिए और हर उस पुराने बच्चे के लिए, सभी के लिए यह बिल्कुल ब्रांड न्यू क्लास है। यानी यहां से शुरू हो रही, जिसका समय 6 से 8 महीना स्वाभाविक है लगेगा। और ये कोशिश इस प्रकार से हुई है कि आपको ये लेक्चर इस रूप में मिले कि आप जब भी मेंस लिखें आप बस कहें कि सर हमें यही सेशन चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। इसकी रचना मैंने कोशिश की है कि मैं ऐसी ही बनाऊं। तो मैंने क्या बोला सबसे पहले कि मैं हिंदी साहित्य पढ़ाने नहीं आया हूं आज के सेशन में। आपको यूपीएससी की आंखें देने आया हूं, यानी प्रश्न और सिलेबस को समझाने आया हूं। और इस अनुक्रम में सबसे पहले स्वाभाविक रूप से हमारी जो पहली जिम्मेदारी बनती है कि हम सिलेबस को देखें। और सिलेबस सबसे पहले प्रश्न पत्र 1 है। प्रश्न पत्र 1 में सेक्शन का है, यानी खंड का है, जिसमें हम हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास पढ़ते हैं। फिर इसके बाद हम खंड खा प्रश्न पत्र 1 में ही पढ़ते हैं और इसमें हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास मतलब हिंदी साहित्य का शुभारंभ कैसे हुआ और कैसे विभिन्न कालखंडों में हिंदी साहित्य अपनी प्रवृत्तियों को बदलता रहा है, यह विषय। फिर इसके बाद अगर आप सिलेबस में जाएंगे तो हम प्रश्न पत्र 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पत्र 2, और प्रश्न पत्र 2 में आप देखेंगे खंड का है पद्य साहित्य। खंड का है पद्य साहित्य, और पद्य साहित्य के बाद खंड खा है गद्य साहित्य। और इस गद्य साहित्य से और पद्य साहित्य से आज हम, यानी अपना ये जो बैच है ये पेपर 2 से ही मैं शुरू करने जा रहा हूं, प्रश्न पत्र 2 से ही, ठीक है। लेकिन एक बार पूरी चर्चा सिलेबस पर और इन सभी विषयों पर करके और फिर आएंगे हम लोग। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपने देखा कि 2 प्रश्न पत्र होते हैं। अगर किसी ने हिंदी साहित्य ऑप्शनल नहीं भी लिया है तो भी आपको इस विषय पर हमेशा विचार करना है। एक अच्छा विषय है, और अगर आपका माध्यम हिंदी है तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा विषय आपके लिए कुछ भी नहीं। पिछले कई वर्षों में सफलता अगर किसी विषय से है तो स्वाभाविक है इसी विषय से है। तो आज की क्लास का जो पूरा सिनेरियो डेवलप मैं कर रहा हूं उसका क्या क्या रूप होगा एक बार आपके सामने रखता हूं। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस पर बातचीत करेंगे बच्चों, ठीक है।
तो सबसे पहले अगर हम लोग एक बार मैं ओके ओके पीडीएफ कहाँ गई भाई? अच्छा, एक मिनट बच्चों। ठीक है, इसकी पीडीएफ अभी जब तक आती है तब तक हम लोग एक निगाह डाल लेते हैं। दोनों प्रश्न पत्र और उसकी एक चर्चा जो नए बच्चे होंगे उनके लिए यह बड़ा महत्वपूर्ण साबित होगा, ये वाला जो पार्ट मैं करने जा रहा हूं। फिर उसके बाद सारा ओरिएंटेशन पर और आगे की बातचीत होगी। तो हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य सिलेबस आपने देखा, और हिंदी साहित्य में अगर हम प्रश्न पत्र देखें तो प्रश्न पत्र, दो प्रश्न पत्र हैं, यानी प्रश्न पत्र 1 और 2, और इसके बाद प्रश्न पत्र 2। ठीक है, इसमें हो गया भाषा खंड, और इसमें हो गया बच्चों साहित्य का इतिहास, साहित्य का इतिहास। अब जरा समझते हैं नए बच्चों के लिए, बिल्कुल जिन्होंने कभी हिंदी पढ़ा नहीं, कभी जाना नहीं है, अब यहां से बड़ा महत्वपूर्ण होता है प्रश्न पत्र 1 भाषा खंड, यानी जो आज आप हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करते हैं, या हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि हमारे सामने कैसे आती है, सबसे पहले उसी का पूरा एक इतिहास, यानी आप समझिए भाषाओं का इतिहास, जिसमें अपभ्रंश, अवहट, पुरानी हिंदी, ब्रजभाषा अवधि, और इसी प्रकार से समस्त हिंदी तक की पूरी यात्रा, हिंदी का व्याकरण, हिंदी का तकनीकी वैज्ञानिक विकास, इस प्रकार की बहुत सारी चीजें। और भाषाखंड और साहित्य का इतिहास, यानी जैसे आप इतिहास पढ़ते हैं प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, यानी इतिहास काल खंड में विश्व इतिहास, वैसे ही ये साहित्य का इतिहास है। जैसे इतिहास में आप पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास, आप पढ़ते हैं महात्मा बुद्ध का इतिहास, आप पढ़ते हैं अंग्रेजों का इतिहास, वैसे ही साहित्य का इतिहास कि भाई जो भी साहित्य आज हमारे सामने उपलब्ध है, जो आपके सिलेबस में है, उस साहित्य की शुरुआत कैसे होती है, विभिन्न कालखंड हैं, उनका नामकरण कैसे होता है, और उसके साथ उनकी विशेषताएं क्या रही हैं, कौन सी विशेषताएं ऐसी नहीं जो आगे भी देखी गई हैं, वो विशेषताएं आज कितनी रेलिवेंट हैं, ये सारी चीजें। तो एक चीज तो ये हो गया, यानी दोनों चीजों में। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर निकल करके आती है, जिसे मैं अगर IMP यानी इंपॉर्टेंट लिख दूं, वो ये कि बच्चों भाषा खंड 125 अंकों का है, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो क्या है। आप कहेंगे सर हमारा टारगेट है 125 अंक, यानी ऑब्वियस हमें तो सिलेक्शन चाहिए। और साहित्य के इतिहास का भी इंपॉर्टेंट जो सबसे पहलू है वो है 125 अंक, यानी कुल मिलाकर के प्रश्न पत्र 1 कितने अंकों का हो गया, 250 अंकों का। अब इस 250 अंक के लिए कितने प्रश्न आते हैं, 8 क्वेश्चन आते हैं। आप ऊपर लिख दीजिए तो और अच्छे से समझ में आएगा, यानी 8 क्वेश्चन आता है। 4 क्वेश्चन भाषा खंड में, यानी क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, मेरे प्यारे बच्चों। और यहां भी आता है, आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, कुल मिलाकर के 8। इस 8 क्वेश्चन में आपको जो अटेम्प्ट करने हैं
वो अटेम्प्ट करने हैं आपको 5 क्वेश्चन। ध्यान से समझिएगा, इस चीज को बहुत इजी है। और 5 क्वेश्चन में किसी एक खंड से आपको 3 करना पड़ेगा, वो चाहे खंड का हो जाए और चाहे खंड खा हो जाए, यानी 3 क्वेश्चन आपको करना ही पड़ेगा। यानी एक खंड से 3, एक खंड से 2 आपको ये चूज करना है। और यही सेम पैटर्न प्रश्न पत्र 2 के अंतर्गत भी है, यानी प्रश्न पत्र 2 में भी आपको यही चीज देखने को मिलेगी। एक तरफ है जिसे हम कहते हैं पद्य साहित्य का इतिहास, पद्य खंड जिसे हम कहते हैं, और दूसरी तरफ हम उसे कहते हैं गद्य खंड। और सेम यही पैटर्न आप यहां भी देखेंगे, सेम 125 नंबर का और 125 नंबर का, ठीक है। और यहां भी दोनों को मिला देंगे तो ये हो जाएगा 250 अंकों का। कुल क्वेश्चन आएंगे 8, करना है आपको यहां से 5। सेम यहां भी वही पैरामीटर निकल करके आता है, और उस पैरामीटर में इस प्रश्न पत्र से आप 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन मिलेंगे। इससे भी 1, 2, 3 और 4 क्वेश्चन मिलेंगे। 3 क्वेश्चन आपको किसी एक कालखंड से करना ही पड़ेगा। पॉइंट इज क्लियर बच्चे? तो पहली चीज जो मुझे समझाना था नए बच्चों को कि आप हमेशा इसी पैटर्न पर चीजों को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि कंटेंट पढ़ लेना बहुत आसान होता है, बहुत सरल। अभी मैं सारी पीडीएफ शेयर कर दूं, आप कहेंगे हाँ सर हो गया, लेकिन ये चीजें बार बार हम लोगों को देखनी चाहिए, क्योंकि डेटा अगर आपके पास है तो आप बेहतर ढंग से परफॉर्म कर पाएंगे। अब यहां पर आता है बच्चों, जब मैंने यूपीएससी की तैयारी की थी और इसी सब्जेक्ट से मैंने आईएएस का इंटरव्यू दिया, तो आपका जो एटीट्यूड है थोड़ा सा इस बात से और पॉजिटिव होगा कि इसी सब्जेक्ट से सुनील अभिव्यक्ति सर ने इंटरव्यू दिया। तो ऐसे में हमारे टाइम पर जब मेंस का एग्जाम होता था और आपके समय में जो मेंस का एग्जाम होता था, उन दोनों के नेचर को समझना भी जरूरी है। मेरे बच्चों, हमारे समय यानी आपका जो मेंटर है सुनील अभिव्यक्ति, जिसको आप फॉलो करें, हमारे समय में भी सेम 5 क्वेश्चन आते थे, बट मेरे बच्चों 300 अंकों का होता, 300 मार्क्स का, और 60 अंकों का एक प्रश्न होता था। आप ध्यान से देखें, और आपके समय में कितने अंकों का एक क्वेश्चन होता है? यहां लिख देता हूं 50 अंकों का। अब जरा देखिएगा, बट जो मूलभूत डिफरेंस निकल करके आता है आपके समय और मेरे समय में, वो क्या निकल करके आता है कि हमें 60 अंकों का एक क्वेश्चन करना पड़ता था। सेम हमारे साथ भी यही था, एक खंड से हमें 3 ही करना पड़ता था, एक खंड से 2, यानी बाकी जो अटेम्प्ट करना वो तो सेम है। बट आपके समय में हम, मतलब अपने समय में मैंने एक क्वेश्चन लिखा है 60 अंकों का, जिसके लिए हम इस्तेमाल करते थे 600 वर्ड, यानी 600 शब्दों में हम एक आंसर लिखते थे। लेकिन आपके समय में 50 अंक का हो गया है, और एक क्वेश्चन के हो गए कितने पार्ट? एक क्वेश्चन के। ये जो पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए आपने चूज किया, तो आपको 1, 2 और 3, यानी एक क्वेश्चन में 3 पार्ट आपको मिलेंगे। और आपको पहले का ऑब्वियस है 20 अंकों का होगा, और दूसरा 15 अंकों का और 15 अंकों का। ठीक है, सेम यही चीज आप यहां पर भी, चाहे प्रश्न पत्र 1 हो, यहां भी सेम चीज देखेंगे, कुछ भी अलग नहीं जो हमारे समय का। तो हमारे समय में और आपके समय में जो डिफरेंस रहा है, वो नेचर जो क्वेश्चन को सॉल्व करने का होता है, यानी जो आंसर राइटिंग का होता है। जैसे अब आपके समय में ज्यादा प्रिसीजन है, इस वर्ड को पकड़िएगा, क्या है? प्रिसीजन, सटीकता ज्यादा चाहिए। सटीक, सटीक मीन्स टू द पॉइंट। क्या चाहिए? प्रिसीजन। और हमारे समय यानी आपके समय जब इस क्वेश्चन का आप आंसर कर रहे हैं, तो क्या चाहिए? सटीकता, प्रिसीजन, यानी सटीक अप्रोच होनी चाहिए आपकी। क्या होनी चाहिए? सटीक अप्रोच। सटीक को हम कहेंगे टू द पॉइंट, टू द पॉइंट। मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहेंगे? टू द पॉइंट, सटीक, बिल्कुल एज इट इज, जैसा आप
बस देखे, डिमांड को पकड़ा, इंट्रोडक्शन छोटा सा लिखा, फिर उसके बाद हेडिंग बदला, पॉइंट लिखा, एग्जाम्पल डाला, क्लोज कर दिया। यानी आप में बहुत ज्यादा विस्तार की गुंजाइश नहीं थी। सटीक हमें भी लिखना पड़ता था, लेकिन हमारे टाइम पे क्या था, थोड़ा सा प्रिसीजन के बजाय एलॉबरेशन था, यानी विस्तार था, या इसे हम कहेंगे हिंदी में विशदीकरण था। क्या था? विशदीकरण, यानी थोड़ा बड़ा लिखना होता था। तो एक लंबी भूमिका हम लिख सकते थे। फिर उसके बाद किसी भी पॉइंट को जब हम, यानी भूमिका के बाद जब हम मेन, यानी भूमिका मतलब निबंध की भूमिका नहीं, भूमिका मतलब प्रश्न की क्या अंडरस्टैंडिंग आपने एग्जामिनर को समझा दिया। उसके बाद जब हम पॉइंट एलोबरेट करते थे बच्चों, इनफैक्ट भूमिका ही हम, मान लीजिए कबीर की सामाजिक प्रासंगिकता हमारे समय आए, तो अगर हम अपने समय में उसकी भूमिका लिख रहे हैं तो हम भूमिका की शुरुआत किससे करते थे? और जो भी सिलेक्ट हुए हैं या इंटरव्यू दिए हैं वो ऐसी ही भूमिका की शुरुआत करते हैं। यानी जो मेंस निकाला हुआ है, हमारे समय पे एक ट्रेंड था कि जैसे कबीर की प्रासंगिकता, तो हम शुरू करेंगे, पीछे लागा जाय था लोक वेद के साथ, आगे थे सदगुरु मिलिया दीपक दिया हाथ। यानी पहले कविताएं लिख दी, लगभग 15 से 20 शब्दों की तो कविता हो गई। और फिर हमने स्टार्ट किया कि उपरोक्त पंक्तियां कबीर की प्रासंगिकता का स्वतः प्रमाण है, जहां आज शिक्षा के बाजारोन्मुख दौर में सच्चे गुरु की महत्ता का प्रतिपादन किया गया। और फिर उसके बाद हम अपनी चीजों को आगे बढ़ाते, यानी एग्जामिनर को हम पहले ही कनेक्ट कर देते थे। आज भी हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा फैलने का चांस ज्यादा था, क्योंकि 600 वर्ड में हम लिख रहे हैं। आपके समय में वही प्रश्न कबीर की सामाजिक प्रासंगिकता या कबीर की प्रासंगिकता आ रहा है, तो आपके पास शब्द लिमिट कितना है? 300 अराउंड आपके पास शब्द लिमिट, यानी 280, 20 अंकों वाला 280 में बाकी दोनों को आप डिवाइड कर लीजिए, तो 160 शब्दों में आपको लिखना है, 15-15 अंक वाले। या 150-50 आप कर दीजिए 15-15 अंकों का, और जो 20 वाला है उसे कर दीजिए 300 शब्दों का। तो 300 और 300 600 शब्द हो गए। 600 शब्द से ज्यादा आप लिख ही नहीं पाएंगे। हां, एक अच्छी चीज है, समय आपको भी 3 घंटे मिलता था, हमें भी समय मिलता, तो आपके समय में जो अप्रोच है वो थोड़ी प्रिसीजन है, यानी वही प्रश्न हम फैल के लिख सकते थे और आपको सटीकता के साथ लिखना। तो एक चीज तो ये है, लेकिन एक एडवांटेज आपके पास है। आपके पास एक एडवांटेज है कि जैसे हमें हमारे टाइम पे 600 शब्दों का आंसर अगर लिखना होता था, तो ढेर सारी कविताएं पेपर 2 में, और गद्यांश के बड़े बड़े पैराग्राफ्स हमें रटने पड़ते थे, जिससे हम एग्जाम्पल दे सकें। गोदान पे अगर कुछ लिख रहे हैं तो कम से कम 2-4 कोटेशन किसी भी पात्र का हमें पता होना चाहिए। यह बहुत श्रम साध्य कार्य था। क्या था? बहुत ही श्रम साध्य कार्य था ये, बहुत ज्यादा। आपके समय में, अब तो हम लोग के समय में कहा जाता है यार हिंदी साहित्य का सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत लेंदी है। तो लेंदी क्यों है, वास्ट क्यों है? बिकॉज यार बगैर कविताओं के, बगैर उदाहरणों के आप अपनी बात कह नहीं सकते, और अगर भाषा खंड में आई है तो और भी मुसीबत। एक प्रश्न 600 शब्द सब रटो, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि इतने फैक्ट भाषा खंड के भी एक साथ अपने दिमाग में रखना, साहित्य के इतिहास का रखना मुश्किल होता था, इसलिए ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ता था। स्मार्ट वर्क की गुंजाइश हमारे समय में नहीं थी, कोल्हू के बैल की तरह हमें पिसना पड़ता था। लेकिन आपके समय क्या है बच्चों? एडवांटेज बहुत बड़ा है कि सटीक तुरंत पाया, जो पाया लिखा, चूंकि आपके पास वर्ड लिमिट हमसे आधा है पहले क्वेश्चन के लिए, जो 20 अंकों का। तो सटीकता आपको चाहिए। सटीकता कौन प्राप्त कर पाएगा? टू द पॉइंट, जिसको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होगी। कबीर का रहस्यवाद उंगलियों पे चलेगा। कबीर का सोशल फिलॉसफी, सामाजिक दर्शन से उंगलियों पे सेट होगा। वही जाकर के उस सटीकता के साथ अपनी बातों कह पाएगा। तो एडवांटेज ये है कि आपको हमारी तरह यह सोचने की जरूरत नहीं कि हिंदी साहित्य लेंदी है। बिल्कुल लेंदी नहीं है, क्योंकि आपको केवल 1 या 2 कविताओं से आपका काम चलेगा। कबीर की 1, 2, 3 कविताएं आप पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, उसी से कोई भी प्रश्न कबीर के संदर्भ में आएगा, मैं IQIP करके आपको दिखाऊंगा, यहां पे भी आप आसानी से उसको यूज कर सकें।
जो गद्य खंड, उसमें आपके पास सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? गद्य खंड में एडवांटेज ये है कि हमें याद करना पड़ता था, जैसे मान ली दिव्या के बारे में हम लिख रहे हैं, दिव्या स्त्री विमर्श या नारी विमर्श, तो दिव्या के कई बड़े कोटेशन हमें याद रखने पड़ते हैं। आपको केवल एक लाइन, ऊपर की एक लाइन आपने लिखी, उसके बाद उसको डॉट डॉट करके आपने फुल स्टॉप कर दिया, तो आपके समय में एक बहुत बड़ी राहत है कि लंबे चौड़े एग्जाम्पल आपको याद रखने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि अगर 4 पेज इस सेंटेंस का, 4 वाक्य का अगर एक पैराग्राफ आप एग्जाम्पल लिखते हैं तो 50-60 शब्द तो वही खा जाएगा, तो आपका आंसर अधूरा रह जाएगा। तो आपके समय सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है एग्जाम्पल में, पद्य खंड में भी केवल एक लाइन ऊपर की, बस पीछे लागा जाए था। लोक वेद के साथ ये भी मत लिखिए, पीछे लागा जाए था डैश डैश डैश, गुरु गोविंद दो खड़े डैश डैश डैश, और ये मान्य है। ठीक है, ये क्या है? ये मान्य है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसलिए हिंदी साहित्य आपकी जर्नी में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित हो सकता है। बट एक चीज आपके सामने चैलेंज है, जो हमारे सामने चैलेंज थोड़ा सा कम था। हमारे सामने चैलेंज बच्चों ये थोड़ा सा कम था कि हम अगर कुछ पार्ट सिलेबस का छोड़ना चाहें तो हम छोड़ सकते थे। हमें पता था कि पिछले साल अगर जायसी पूछ लिया तो अगले साल नहीं पूछेगा, क्योंकि 5 ही क्वेश्चन पूछ सकता है, तो हम जायसी छोड़ सकते थे। यानी अगर जैसे मैंने लगातार मेंस लिखा, तो एक अटेम्प्ट में अगर मैंने जायसी पे लिखा तो अगली बार मैं सोच लेता जायसी आना नहीं है, तो कौन पिछले साल नहीं है? बिहारी नहीं आया, बिहारी पढ़ के चलो, अब बिहारी आ जाता था। तो 2 फायदे होते थे हमारे टाइम पे, एक तो गेस्ट लग जाता था, और सेकंड क्या होता था कि सिलेबस को आप एटलीस्ट 30% तो आप निचोड़ सकते थे, यानी फेंक सकते थे कि जो पिछले साल आ गए इस साल नहीं आएंगे। इनफैक्ट व्याख्या वगैरह में भी डायरेक्ट व्याख्याएं लड़ जाती थी। उसके पीछे रीजन ये था, किसी से भी पूछेगा, मुझसे नहीं, जो आपके सीनियर कभी कोई हो, आज के 5 साल 8 साल पहले अगर उन्होंने तैयारी की हो, तब इस वाले पार्ट के बाद जो आप लोगों का पूरा बदलाव हुआ स्ट्रक्चर में, मेंस आंसर राइटिंग में, ऑप्शनल में, तो ये हमारे पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज था कि अगर पिछले साल ये कबीर आ गया, सूर आ गया, तो उम्मीद है कि अगली साल कबीर और सूर नहीं आएगा, या गुरुदेव का अंग आ गया तो अगली बार फिर सुमिरन को अंग ही आएगा, गुरुदेव का अंग नहीं आएगा। और ये ट्रेंड चलता था, आप चेक करेंगे पीवाईक्यूज तो आपको मिलेगा। आपके पास ऑप्शन नहीं, क्योंकि आपको एक प्रश्न में 3 प्रश्न करने, एवरीवेयर एवरीवेयर, केवल मैं पद्यखंड गद्यखंड की बात, एवरीवेयर एक प्रश्न में आपको 3 प्रश्न करने। क्या करने? एक प्रश्न में 3 प्रश्न करने। तो एक में कबीर पूछ रहा है, अगले में जो पिछले साल सूर का आ चुका है वो भी पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है, यानी आप छोड़ नहीं सकते। मींस आपको 100% सिलेबस करना है, ये आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग है। 100% आपको करना, आपके पास स्किप करने का कोई ऑप्शन नहीं। और अब तो व्याख्या भी, पहले क्या होता था, गेस लग जाता था, अब गेस नहीं लगता है। और आप देख सकते हैं जितने भी बच्चे पिछली बार भी मेंस लिखे, मैंने सबका डिटेल देकर के आपको बताया हिंदी साहित्य में किस बच्चे की कितनी व्याख्या गलत थी, बताया था कि नहीं बताया था? सभी बच्चे। और आप देखिए, मेरा अगर कोई कहे हिंदी साहित्य से पिछले साल कितना रिजल्ट हुआ, तो भाई एक ही बच्चा था, हर्षिता। उस इंटरव्यू कॉल हुई और आपको अच्छे से पता है कि हिंदी साहित्य टफ था, लेकिन उसको मार्क्स अच्छे मिले कि नहीं मिले? इंटरव्यू में ही नंबर नहीं मिला। तो कभी कभी एक पक्ष अधूरा रह जाता है कि भाई रिजल्ट, तो हमारी तरफ से तो ऑप्शनल की कोशिश अच्छी हुई, अब आगे क्या रहा वो एक अलग बात है, क्योंकि इंटरव्यू में चीजें खराब हो गई। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि आपको 100% करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और आज की जो पूरी क्लास है, जैसा मैंने आप लोगों से कहा मेरे प्यारे बच्चों, कि जो आज की क्लास का पूरा जो मेरा कॉन्टेक्स्ट है आप लोगों के साथ डिस्कस करने का, वो यही है जिसमें मैंने कहा कि मैं आंखें दूंगा आपको यूपीएससी की। यानी आज मैं हिंदी साहित्य पढ़ाने नहीं जा रहा हूं। आज और कल 2 दिन हिंदी साहित्य की क्लास होगी, हफ्ते में 2 दिन इतिहास की, 1 दिन सोशियोलॉजी की और 1 दिन पीएसआईआर की। तो आज जो हिंदी साहित्य की क्लास आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं और कल भी वह कंटिन्यू रहेगी, उसमें आपको यूपीएससी की आंखें आपको दूंगा। और आंखें मतलब यही कि 100% अगर सिलेबस करना है तो क्या हम बहुत डिटेल में जाएं या इंफॉर्मेटिव जाएं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे समय में जो नीड थी, अब आंखें यूपीएससी की आंखें हमारे समय में जो थी वो डिटेल की थी, हमें डिटेल करना पड़ता था। बट आपका समय ऐसा है, आपको इंफॉर्मेशन पे जाना है, इंफॉर्मेटिव। तो इसका मतलब है, और आप खुद चेक कीजिएगा,
150 शब्द में आप कितना ही एनालिसिस कर पाएंगे, यानी एक प्रकार से जीएस टाइप की ही चीजें हो चुकी, बट थोड़ा सा और गहराई के साथ। तो ये आंखें हैं जो आपको मैं देना चाह रहा था, और ये मैंने आपको आंखें दिया। अब कहां से आप कितना करेंगे, अभी इसमें मैं आपको बांध नहीं रहा हूं। वो हम लोग जब तैयारी करेंगे तो हर एक बच्चे के हिसाब से तय होगा कि अगर किसी का भाषा खंड पे कमांड है तो वो वहां से 3 करेगा, किसी का साहित्य पे कमांड है तो वो वहां से 3 करेगा, किसी का पद्य खंड पे कमांड है तो वो वहां से 3 करेगा, और जिसका गद्य खंड पर कमांड है वो वहां से 3 करेगा, पद्य से 2 ही करेगा। ठीक है, इस बार थोड़ा सा मैं लिबरल हूं। पहले मैं अपना रूल्स आप सबके ऊपर थोपता था, लेकिन अब थोड़ा सा यहां से लिबरल इसलिए हो रहा हूं कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी सबको चाहिए। तो यहां तक की चीजें अगर आपकी समझ में आ गई हो तो आप सब एक बार मुझे बताएं। आ गई हैं? ठीक है। अब हम यहां से आगे बढ़े। एक फाइल आ गई, उसको जरा अपलोड कर दें। तो आज हम लोग ओरिएंटेशन लेक्चर 1 पे हैं, और ओरिएंटेशन लेक्चर 1 में अगर हम देखें तो हम कहां जा रहे हैं, यानी आज की जो शुरुआत, यूपीएससी हिंदी साहित्य ऑप्शनल क्यों, एक परिचय के बाद पेपर 2 की आत्मा क्या है। ये बहुत बढ़िया आत्मा है, टाइटल ही है आलोचनात्मक दृष्टि, यानी हर एक विषय के गुण और दोष, यानी हर एक साहित्य के गुण और दोष को आपको देखना है। दूसरी चीज हम इस पे बातचीत करेंगे। तीसरा हम बातचीत करेंगे सिलेबस को यूपीएससी कैसे पढ़ता है, और पीवाईक्यू पैटर्न यानी प्रश्न कैसे बनते हैं। सब आज की और कल की चर्चा का विषय होंगे। पद्य खंड, चूंकि मैं इस बार जो बैच है उसकी शुरुआत ऑप्शनल पेपर 2 से करने जा रहा हूं, तो पद्य खंड का समग्र परिचय, यानी पूरा पद्य खंड जो आपके सिलेबस का था उसका यहां मैं समग्र परिचय आपके सामने रखूंगा। यानी समग्र परिचय मीन्स कबीर, शूर, तुलसी, जायसी, बिहारी, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, निराला, इसके बाद मुक्तिबोध, हीरानंद वात्स्यायन, नागार्जुन, ये सब इनका एक परिचय होगा आज और कल दोनों मिला करके। फिर इसके बाद रचना का समाज और समकालीन संदर्भ, हम हर एक रचना का समाज के साथ क्या संबंध बनता है और आज के समाज के साथ क्या संबंध बनता है, इसकी भी चर्चा करेंगे। यानी हमें 2 से 3 लेक्चर लगेगा विषय प्रवेश करने में, बहुत डिटेल्ड है। और टारगेट ये भी है कि आपका जब भी मेंस हो, बस आप केवल खोल करके लेक्चर देखें, और फिर जो कंटेंट और आंसर दूंगा, बने बनाए आंसर में ऐसे शेयर करता रहूंगा मेरे प्यारे बच्चों। और आपको बस केवल रटना है, क्योंकि हम इंडिया में हैं। रोट लर्निंग कभी भी खत्म नहीं होने वाली है। तो पहले सिलेक्शन लीजिए, बाद में एनालिसिस डेवलप करिएगा, क्योंकि सिलेक्शन तो इंडिया में रोट लर्निंग, जितना रट के लिखोगे, हूबहू लिखोगे, नंबर उतना ही आपको मिलने वाला है। फिर इसके बाद आता है आंसर राइटिंग में अपेक्षित दृष्टि, यानी क्या यूपीएससी चाहता है जब आप उत्तर लिखते हैं, और इस ऑप्शनल में सफल होने की रणनीति 8वां पॉइंट होगा डिस्कशन का। उसके बाद फिर चर्चा के शीर्षक आपके सामने कबीर ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, रामचरितमानस का सुंदरकांड, कवितावली उत्तरकांड, पद्मावत, बिहारी रत्नाकर, भारत भारती, कामायनी, निराला, कुरुक्षेत्र, अज्ञेय, मुक्तिबोध और नागार्जुन। पूरा सिलेबस आपके सामने रखा है। तो ये अपनी चर्चा का विषय होंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना? हो गया। तो सबसे पहले अगर हम लोग बातचीत करें, यानी पहले बिंदु की, पहला बिंदु क्या है आपके सामने देख सकते हैं आप, क्लियर है? यानी ऑप्शनल क्यों। तो सबसे पहले इसी विषय पर हम लोग एक चर्चा कर लेते हैं, यह वैकल्पिक विषय क्यों। तो इस क्यों का जो पहला पार्ट होता है, यानी प्रथम पार्ट, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं कि नहीं कर चुका हूं। यानी यहां पर मैंने विस्तार के साथ डिस्कस कर दिया है कि
एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको इंफॉर्मेटिव अध्ययन करना है। सब कुछ ऐसा है कि आप उसको याद कर सकते हैं, कुछ अलग से सोचने की जरूरत नहीं, अपने नेचर में ट्रेडिशनल है, वो सारी बातें मैंने आपको बताई। अब वैकल्पिक विषय क्यों द्वितीय जो पार्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि इसकी जो सफलता दर है, यानी जिसको हम एसआर बोलते हैं यानी सक्सेस रेट बोलते हैं, इसकी सफलता दर बहुत व्यापक है। क्या है इसकी सफलता दर? इसकी सफलता दर बहुत व्यापक है। यानी अगर हिंदी माध्यम को इस समय किसी ने हिंदी माध्यम के रिजल्ट को, हिंदी माध्यम के गिरते रिजल्ट को किसी ऑप्शनल ने बचा रखा है, तो वह यह ही है। आप लोग एग्री करेंगे? तो इसका सफलता रेट बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, तो ये इसका द्वितीय पार्ट है। भाई सफलता दर बहुत अच्छी है और स्वाभाविक अगर आप हिंदी माध्यम में हैं तो तीसरा इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कंटेंट की जंग नहीं है। कंटेंट की जंग आपको नहीं करनी, कंटेंट इजिली अवेलेबल है। यानी आपको ये नहीं देखना कि यार कितना करंट से अपडेट होगा, क्या होगा, बिल्कुल भी नहीं। अगर कुछ अपडेट हो रहा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं हो रहा तो अपने नेचर में ये बिल्कुल परंपरागत सब्जेक्ट है। नहीं भी करते हैं बहुत ज्यादा तो भी बहुत गंभीर इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि कोई साहित्य का प्रोफेसर जब आपकी कॉपी चेक करेगा तो वो वही देखेगा कि अगर आपने मुक्तिबोध के ब्रह्म राक्षस के प्रतिपाद्य को सही से समझा दिया है तो इसका मतलब आप मुक्तिबोध की काव्य संवेदना को और मुक्तिबोध के शिल्प को समझते हैं, क्योंकि आप संवेदना और शिल्प दोनों लिख देंगे। अपडेट नहीं कर पाए तो भी कोई इश्यू नहीं है, बिल्कुल भी इश्यू नहीं, ट्रस्ट करिएगा। और बहुत ज्यादा अपडेट करना भी नहीं चाहिए क्योंकि अपने नेचर में ट्रेडिशनल है, तो अपडेट केवल 5% होगा, 95% हम ट्रेडिशनल ही इसको लिखेंगे। यानी मैं भी यही कराऊंगा, ऐसा नहीं पता चले कि सब में घुसड़ दे रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सब में नहीं, सब में नहीं, जहां जरूरत पड़ेगी पहले ट्रेडिशनल लिख के उसके बाद फिर आज का संदर्भ देंगे। यानी हिंदी साहित्य का जो हिंदीपन है, उस हिंदी साहित्य के हिंदीपन को हम किसी भी प्रकार से छोड़ेंगे नहीं, वो हिंदी साहित्य का हिंदीपन हम बना के रखेंगे। तो ये चीज आपके सामने आ जाती है। ठीक है, ये हो गया आपका वैकल्पिक विषय का रेफरेंस। इसीलिए आपको रखना चाहिए, सिंपल सी बात है। ऊपर से अगर आप हिंदी हैं तो हिंदी भाषा आपके लिए स्वाभाविक है, सबसे इजी लैंग्वेज है जिसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज और होती है, क्यों, तो उसमें बस एक पॉइंट आप और ऐड ऑन कर सकते हैं, और वो पॉइंट है कि कॉपी चेक करने में कोई भी डुअल सिस्टम नहीं है। यानी कॉपी चेक वही करेगा जो हिंदी साहित्य का प्रोफेसर होगा। यानी यहां पर अंग्रेजी माध्यम वाला हिंदी की कॉपी चेक नहीं करेगा जैसा अन्य सब्जेक्ट में हो सकता है। ये हो गया। अब साथ में आता है कि अगर इंग्लिश मीडियम का बच्चा रखना चाहे, स्वाभाविक है, रख सकता है, क्योंकि सिलेक्शन आपके ऑप्शनल के मार्क्स पर डिसाइड करता है। और हिंदी साहित्य में अभी तक का सबसे ज्यादा मार्क्स इंग्लिश मीडियम के ही स्टूडेंट ने लिया है, और उनका नाम है प्रदीप कुमार द्विवेदी, मिस्टर पीकेडी। आज तक का सबसे ज्यादा नंबर 344 इनका है, और हिंदी में निशान जैन साहब का शायद 313 नंबर। आप देख सकते हैं कि इंग्लिश मीडियम में ही हिंदी साहित्य में सबसे ज्यादा मार्क्स मिले। तो इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन, कितना बढ़िया से आप प्रस्तुत कर पाते हैं। ठीक है, तो पहला चीज यही हो गया मेरे प्यारे बच्चों, यूपीएससी हिंदी साहित्य ऑप्शनल क्यों। अब दूसरी चीज यहां पे निकल करके आती है, जो आपके सामने वो है एनालिसिस की, जो मैंने आप लोगों से कहा था। ये अब आप कॉपी में लिखते चलिएगा, और मैं कहूंगा इस बार कॉपी बनाइए, इस बार नोट्स पर डिपेंड मत रहिए। जो मैं ऑप्शनल के क्वेश्चन दूं उसको भी कॉपी में लिखिए, इसी बहाने एक बार लिखने की प्रैक्टिस तो हो जाएगी। तो दूसरा, यानी प्रश्न पत्र 2 की आत्मा क्या है। प्रश्न पत्र 2 की आत्मा, यानी हम इस विषय पर, ये ऑप्शनल क्यों के बाद दूसरा प्रश्न जो मैंने आप लोगों के सामने रखा वो यही है। साफ साफ यूपीएससी ने साफ लिखा है, यूपीएससी ने साफ लिखा है
आलोचनात्मक क्षमता की परीक्षा। यानी आपकी जो मेंस लिख रहा है उसकी आलोचनात्मक क्षमता की परीक्षा, कि किसी चीज के आलोचनात्मक क्षमता का मतलब किसी भी चीज के गुण और दोष का आप मूल्यांकन कैसे कर सकते और अपनी तरफ से गुण और दोष को देखते हुए एक बेहतर निष्कर्ष कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आप कितने संतुलित हैं। तो याद रखें, सबसे इंपॉर्टेंट मीन्स गुण और दोष निष्कर्ष तक आप कैसे पहुंचेंगे। इसका मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, पहला, क्या तुम रचना को समझते हो? क्या तुम रचना को समझते हो? इससे यही पता लगता है आलोचनात्मक। दूसरा, क्या तुम उसके पीछे का विचार, उसके पीछे का विचार पकड़ते हो? तीसरा, क्या तुम, यानी जो मेंस लिख रहा है उसे आज के समाज से, आज के समाज से जोड़ सकते हो? यानी ये तीन चीज है। अभ्यर्थी की आलोचनात्मक समीक्षा की परीक्षा का मतलब, क्या तुम रचना को समझ रहे हो? कबीर सूर तुलसी पर जो भी प्रश्न पूछा गया कि उन्होंने रचना क्यों की है, उनका उद्देश्य क्या रहा, पर्पस क्या रहा, क्या तुम उसके पीछे का विचार क्या है, और क्या तुम उसे आज के संदर्भों से जोड़ सकते हो कि आज गुरु की महत्ता क्यों और महत्वपूर्ण हो जाती है इस बाजारवाद के दौर में, सतगुरु की, सच्चे गुरु की। तो आपके सामने यह क्लियर हो गया बेटा? हो गया? कहीं से कोई डाउट? यानी इसको तो बहुत अच्छे से आप लोग लिख लीजिएगा जिससे चीजें क्लियर हो जाए। अब आता है सिलेबस को यूपीएससी कैसे पढ़ता है, पीवाईक्यू पैटर्न और पद्य खंड का समग्र परिचय, रचना का समाज और समकालीन संदर्भ, आंसर राइटिंग में अपेक्षित दृष्टि, ये सारे यानी पॉइंट नंबर 3 से पॉइंट नंबर 8 तक मैं एक साथ आपको समझाने जा रहा हूं। यानी इन पॉइंट नंबर 3 टू पॉइंट नंबर 8 मैं एक साथ आपको समझाने जा रहा हूं, याद रखेंगे, और जिसमें ये सभी रचनाएं भी शामिल हैं। तो ये मैं एक साथ समझाने जा रहा हूं पॉइंट नंबर 3 टू 8, जिससे कि हम इंटरकनेक्टेड वे में इस विषय को बहुत अच्छे से समझ पाए। ठीक है, आइए जरा समझते हैं। पूरी क्लास इसी पैटर्न पे चलेगी बेटा। मैंने पहले कह दिया 6 से 8 महीना बिल्कुल इसी तरीके से लिखूंगा, समझाऊंगा, और समझाने के बाद एक सुंदर सा नोट्स आपकी जेब में डाल दूंगा जिसमें क्वेश्चन और आंसर होंगे, बाकी और कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन और आंसर ही रटना है। तो स्वाभाविक है, अब चूंकि प्रश्न पत्र 2 से मैं शुरुआत करने जा रहा हूं इस सेशन की, तो खंड का पद्य साहित्य, और टारगेट यही है कि 250 में से 125 अंक का ये जो सेशन है उसे हम बहुत अच्छे से निपटाएं, यानी सभी पॉइंट। तो अगर हम सबसे पहले सिलेबस देखें और सबसे पहले हम कबीर को लें, कबीर, तो कबीर का सिलेबस क्या है बेटा? कबीर ग्रंथावली है सिलेबस। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल यही है, और उसमें लिखा भी हुआ प्रारंभिक 100 पद। क्या है? प्रारंभिक 100 पद कबीर ग्रंथावली के। तो ऑब्वियस है, सबसे पहले हम, जो पहली चीज आती है यहां से व्याख्या आती है, ठीक है ना। 5 व्याख्याएं आपको करनी होती हैं, वो बड़ा महत्वपूर्ण एलिमेंट है। क्या है? 5 व्याख्याएं आपको करनी है यहां से, जिसका नोट्स मैं स्वयं दूंगा आपको। जो भी इंपॉर्टेंट व्याख्याएं हैं सबका नोट्स आपको
जैसे ही कबीर स्टार्ट करूंगा इन डिटेल आपको सबसे पहले वही दूंगा। ठीक है बच्चों, और जो पहला प्रश्न होता है 125 नंबर का, वो कंपलसरी अनिवार्य, उसे आप छोड़ नहीं सकते, यानी व्याख्या। प्रश्न पत्र 2 में पद्य खंड में जो पहला प्रश्न है ये वाला, और गद्य खंड में भी जो पहला प्रश्न है यानी 5वां प्रश्न होगा वहां, वो दोनों अनिवार्य होते हैं, आपको करना ही करना है। तो कबीर सिलेबस हो गया। अब देखिए, अगर हम इस कबीर ग्रंथावली में जो भी संकलन है कबीर की कविताओं का, उसका रचना सार देखें। क्या देखें? उसका रचना सार, यानी रचना का सारांश अगर हम देखें, फिलहाल अभी हम यही देखेंगे, तो हमें क्या दिखेगा? कबीर के पद मेरे प्यारे बच्चों, कबीर के पद सीधे मनुष्य से संवाद करते हैं कि नहीं करते हैं? कबीर के पद सीधे मनुष्य से संवाद करते हैं। इनमें इनमें जो ईश्वर है, हालांकि वो निर्गुण है, लेकिन वह जो ईश्वर है वह मंदिर मस्जिद में नहीं है। मंदिर मस्जिद में नहीं है, बल्कि कहां है? मनुष्य के भीतर है। अभी हम विषय में प्रवेश कर रहे हैं। क्या है? मनुष्य के भीतर है। और यह विचार एक बार नहीं, बार बार कबीर की कविताओं में हमें देखने को मिलता है। और ईश्वर मंदिर मस्जिद में नहीं बल्कि मनुष्य के भीतर है, इस संदर्भ में कबीर पंडित हो, मौलवी हो, योगी हो, सबसे सवाल पूछते हैं। सबसे सवाल यानी प्रश्न, सबसे सवाल पूछते हैं। क्या पूछते हैं? सबसे सवाल पूछते हैं, यानी प्रश्न पूछने वाला ही विज्ञान का सच्चा सिपाही है। और हम कह सकते हैं साहित्य के माध्यम से ईश्वर और मनुष्य के मानवतावादी संबंधों का निरूपण कर कर साहित्य में विज्ञान को लाने वाले सच्चे साहित्यिक वैज्ञानिक कबीर दास ही हैं। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? कबीर पंडित, मौलवी, योगी सबसे सवाल पूछते हैं, और पूछते समय जो वो जिस वाणी का वो इस्तेमाल करते हैं, उपदेश नहीं है। यानी जो ये प्रश्न पूछते हैं तो वह कोई उपदेश नहीं दे रहे हैं, बल्कि झकझोर देने वाली सच्चाई वो लोगों के सामने रख रहे हैं। तो कबीर की रचना की जो कोर थीम है, जिसे हम प्रतिपाद्य कहते हैं, प्रतिपाद्य पा है ये प्रतिपाद्य, यानी जिसे हम इंग्लिश में कहें तो कोर थीम। वो कोर थीम क्या है बच्चों? प्रतिपाद्य यानी कोर थीम क्या है? पहला है पाखंड विरोध। क्या है? पाखंड का विरोध। दूसरा क्या है? निर्गुण भक्ति। तीसरा क्या है? मानवतावाद। और चौथा क्या है? विवेक और तर्क। यानी कहते हैं भैया विवेकवान बनो, तर्कशील बनो। तो आपने देखा, यानी कबीर का जो सिलेबस है आपके सामने आया, हमने देखा कबीर के पद क्या करते हैं, मनुष्य के साथ संवाद करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, और उनकी इस कबीर ग्रंथावली के संकलन, मतलब जो भी इसमें कविताएं हैं, उनके आधार पर इनका प्रतिपाद्य क्या है, यानी कोर थीम क्या है इनके साहित्य की। और साहित्य समाज का दर्पण है, तो स्वाभाविक है समाज को झकझोर देने वाली सच्चाई से रूबरू कराते हैं।
और इसको अगर हम पीवाईक्यू के एंगल से जोड़ करके देखें, यानी पीवाईक्यू का एंगल अब यहां निकालें, तो पीवाईक्यू एंगल यूपीएससी क्या पूछता है, आप प्रीवियस ईयर पूरा देखिएगा। यूपीएससी पूछता है क्या, कबीर की सामाजिक दृष्टि पूछता है कि नहीं बेटा? ना जाने कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आप जा करके देखिएगा। दूसरा क्या पूछा है, कबीर का विद्रोही स्वर, यानी कबीर बाणी के डिक्टेटर हैं या क्रांति की चेतना के अग्रदूत हैं, तो कबीर का विद्रोही स्वर, यानी विद्रोही कौन होगा, जो व्यवस्था की विसंगतियों को समझता होगा, जानता होगा, और जब समझता है, जानता है और उसके अंदर विवेक है, तर्क है, तो उसी विवेक और तर्क के आधार पर व्यवस्था से प्रश्न करता है, और जो व्यक्ति व्यवस्था से प्रश्न करता है उसको हम विद्रोही कहते हैं। तो कबीर का विद्रोही स्वर है, इस पर यूपीएससी प्रश्न पूछता, और किस पर पूछता है, कबीर की प्रासंगिकता पर। क्या कहते हो बच्चों, मजा आ रहा है? तो सिलेबस, उसके बाद जो भी सार है कबीर की रचना का, और फिर पीवाईक्यू, वहां उस सार को मैंने आपको बताया पीवाईक्यू यूपीएससी कैसे प्रश्न पूछता है। और फिर मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कहा था कि वर्तमान प्रासंगिकता, यानी आज का संदर्भ अगर हम कबीर का लें, ये जो जिस भी पेन से मैं लिख रहा हूं, कलर दिख रहा है सबको अच्छे से, तो आज का संदर्भ क्या है, आज क्या है, आज धर्म कैसा है, आज दिखावटी धर्म है। क्या है, आज दिखावटी धर्म है, भीड़ की सोच है। क्या है, भीड़, क्राउड, और सोशल मीडिया का उन्माद है। कुछ भी अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे कुछ भी परोसा जा रहा है, तो स्वाभाविक है आज इस सोशल मीडिया के दौर में, दिखावटी धर्म के दौर में, भीड़ की सोच के दौर में, यानी जो एक भीड़ कह दे वही सही है, भीड़ ही सत्य है, सत्य आज अकेला पड़ गया, भीड़ ही सत्य है, सत्य आज अकेला पड़ गया है, क्योंकि सत्य भीड़ नहीं है। बड़ी गहरी बात मैंने कही है। दिखावटी धर्म है, जातिगत विभाजन है। आज मैं जातिगत भेदभाव की बात नहीं कर रहा, चूंकि संविधान और कानून के द्वारा किसी भी प्रकार के जातिगत भेदभाव का उन्मूलन किया गया, तो जातिगत विभाजन हो गया है आज। तो कबीर, क्या आपको लगता है कि नहीं, दिखावटी धर्म, जातिगत विभाजन, भीड़ की सोच, सोशल मीडिया के उन्माद के इस दौर में क्या हम यहां लिख सकते हैं कि आज कबीर आज सबसे ज्यादा जरूरी है, कबीर आज सबसे ज्यादा जरूरी है, क्या ये हम कह सकते हैं कि नहीं? कह सकते हैं बच्चों, कमेंट कीजिए एक बार। कह सकते हैं हम, स्वाभाविक रूप से हम कह सकते हैं। अब सेम दूसरा टॉपिक जो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे, और वो टॉपिक हो जाएगा सूरदास। सूरदास, एक बार मुझे बताएंगे, प्रेजेंटेशन आप लोगों को अच्छी लग रही है, बोरिंग तो नहीं, इंटरेस्टिंग है? कि आप देखिए, इतने छोटे से सेशन में कबीरदास, मैंने पूरा सिलेबस, उनकी रचनाओं का सार यानी एसेंस, कोर थीम, पीवाईक्यू कैसे पूछेगा, और उनकी शिक्षाएं और आज का उनका संदर्भ सब एक साथ बता दिया। यानी कबीर की इंपॉर्टेंस पर कोई प्रश्न पूछे, उसी उतने से आप एक प्रश्न का उत्तर लिख सकते। तो सूरदास मेरे प्यारे बच्चों, अगले हमारे, ऑब्वियस है इनकी रचना क्या है। सिलेबस पे अगर हम जाएं तो सबसे पहले अगर हम सिलेबस यानी पाठ्यक्रम देखें, तो सिलेबस में हम क्या देखते हैं, भ्रमर गीत सार। क्या है, भ्रमर गीत सार, और सिलेबस में यही लिखा प्रारंभिक 100 पद, यही हम पढ़ेंगे, प्रारंभिक 100 पद। अब इस भ्रमर गीत सार का जो दूसरी चीज हम देखेंगे वो क्या है, रचना सार।
यानी रचना किस बारे में? भ्रमर गीत का रचना सार। तो रचना सार क्या है मेरे प्यारे बच्चों? आप कहेंगे सर यह गोपियों और कृष्ण के मित्र उद्धव का संवाद है। यानी यहां भी संवाद है। ये जो भारत में अभिव्यक्त की आजादी आप देखते हैं आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत, जो फंडामेंटल राइट आप देखते हैं ना 19(1)(a) अभिव्यक्त की आजादी, ये अभिव्यक्त की आजादी जो आज आप देख पा रहे हैं, ये कबीर सूर इनके विचारों के आधार पर ही आज आप यह अभिव्यक्त की आजादी आनंद के साथ उठा रहे हैं। ये सब ऐसे मीडिया पर्सन थे, मीडिया पर्सन उस समय के, आज के मीडिया यानी आज के दौर के हिसाब से उन्हें हम मीडिया पर्सन कहें। पत्र पत्रिकाओं में इनकी, भाई ऑब्वियस इनकी पत्र पत्रिकाएं थी, पुस्तकें लिखते थे। तो अपनी पत्रिकाओं के माध्यम से, अपने कविता संग्रहों के माध्यम से, हम ज्यादा बेहतर कहेंगे अपनी कविता संग्रह के माध्यम से, ऐसे मीडिया कर्मी थे ये जो वास्तविक रूप से अभिव्यक्त की आजादी का संरक्षण कर रहे थे मध्यकाल में, और आज भारतीय संविधान को यह संदेश दे रहे थे आजादी के बाद कि आप अभिव्यक्त की आजादी को सर्वप्रमुख प्राथमिकता दीजिए, क्योंकि लोकतंत्र की असली संतान अगर कोई है तो वह है अभिव्यक्त की स्वतंत्रता। क्योंकि लोकतंत्र जनता के लिए, जनता द्वारा जनता का शासन, अगर जनता के पास अभिव्यक्त की स्वतंत्रता नहीं रहेगी तो जनता का शासन होगा ही नहीं, और अगर जनता का शासन नहीं होगा तो जनता द्वारा जनता के लिए जो यह सरकार चल रही है, ये अपने आप इर्रेलेवेंट या अप्रासंगिक हो जाएगी। तो ये गोपियों और उद्धव का संवाद अभिव्यक्त की आजादी का जबरदस्त एग्जाम्पल है, जहां भारतीय संस्कृति में एक पुरुष और महिला का संवाद है, जहां महिला अपने संवाद, अपने संयम, अपने शील से उस पुरुष को नतमस्तक करा देती हैं जो प्रेम के अर्थ को पूर्ण अर्थ के साथ नहीं समझता। तो यह गोपियों और उद्धव का संवाद है। कैसे उद्धव ज्ञान का संदेश लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं? ज्ञान का संदेश लेकर के आते हैं गोपियों के लिए। किसके लिए? गोपियों के लिए। और इस ज्ञान के संदेश का गोपियां प्रेम से उत्तर देती हैं, यानी इस ज्ञान को वो प्रेम से जीत लेती हैं। गोपियां कहती हैं कि जिस तुम ज्ञान की बात कर रहे हो, हमें निर्गुण मत अपनाने की बात कर रहे हो। निर्गुण मत यानी दो प्रकार के मत थे, एक निर्गुण एक सगुण। निर्गुण जिसमें भगवान की आराधना की जाती है लेकिन भगवान के अवतार और लीला के बारे में नहीं कहा जाता, यानी वहां ईश्वर का कोई आकार नहीं। सगुण जहां पर राम है, कृष्ण है, शरीर के साथ हैं, यानी वो अवतार लेते हैं और लीला करते हैं, इतना ही अंतर है। तो ज्ञान का संदेश जो उद्धव लेके आते हैं कि तुम निर्गुण मत अपनाओ, गोपियां कहती हैं जिस कृष्ण से हमने प्रेम किया वह किसी भी निर्गुण ब्रह्म से बड़ा है। तो जब वो अपने विरह की बात कहती हैं तो वह विरह, वह दुख जो कृष्ण से बिछुड़ने का है, वो केवल दुख नहीं, उसको आप केवल दुख नहीं सकते कि एक प्रेमी का अपनी प्रेमिका से या एक प्रेमिका का अपने प्रेमी से बिछड़ने का दुख है। जी नहीं, यह एक चेतना है। चेतना किस चीज की? जिस चीज की चेतना है, यानी गोपियों का तर्क एक चेतना है, और वही चेतना इस रचना का प्रतिपाद्य है, जिसे हम कहेंगे कोर थीम। क्या है? कोर थीम है। और वह प्रतिपाद्य क्या है? नंबर 1, प्रेम बनाम ज्ञान। दूसरा, यानी इसमें इसी विषय की एक विरह की दार्शनिक ऊंचाई, यानी विरह कितना उच्च हो सकता है, कितना संयमी हो सकता है। और तीसरा, स्त्री चेतना। ये तीन चीजें इस भ्रमर गीत सार का मुख्य कोर है। विरह की दार्शनिक ऊंचाई। आज आप देखिए प्रेमी प्रेमिका के बीच में क्या होता है। अगर एक दिन 2 दिन व्हाट्सएप पे किए गए मैसेज को आप रिप्लाई ना करें, दोनों पक्ष, तो दोनों ही पक्ष अधीर होकर के तीसरे दिन शायद आप
एक दूसरे को ब्लॉक करें या कोई एक दूसरे को ब्लॉक कर दे। यानी प्रेम में आप दे रहे हैं और तुरंत आप उसका प्रत्युत्तर चाहते हैं, वो भी अपने मनोनुकूल, अपने मन के भावों के अनुकूल। और यहां तो उद्धव कृष्ण के दूत बन के आए हैं जो उनकी प्रेमिकाओं को ज्ञान दे रहे हैं कि छोड़ दो सगुण रूपी भक्ति उनकी, जिस शरीर को, मतलब शरीर मतलब भगवान को आपने कृष्ण की लीला को देखते हुए चाहा है, पसंद किया है, छोड़ दो उसको। अब तुम निर्गुण को अपनाओ, कृष्ण को भूल जाओ। और दार्शनिक ऊंचाई कितनी कि इतनी कटु बात, इतना तो आज कोई आपसे कह दे कि मैं तुमसे प्यार अभी नहीं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा क्योंकि कुछ ऐसे ऐसे, भाई साहब आप उसको 1000 गाली दे देंगे, ये फिक्स है। आपको नहीं, मतलब एक बड़े मास की बात मैं कर रहा हूं, आप सब तो समझने के लिए आपको कह रहा हूं। ऐसा है कि नहीं, तुरंत प्रेम प्यार सब ध्वस्त हो जाता है क्योंकि आप पाना चाहते हैं, आपको इनकार बर्दाश्त नहीं है। विरह की दार्शनिक ऊंचाई, इमोशनल इंटेलिजेंस की पराकाष्ठा है गोपियों में। इतने कटु वचन कि तुम कृष्ण को भूल जाओ, जिस कृष्ण से इन गोपियों का अस्तित्व है। कह रहे हैं अपने अस्तित्व को भूल जाओ। अपने अस्तित्व को भूलने का उपदेश जिस व्यक्ति से सुन रही हैं, 1% भी उसके प्रति गुस्सा नहीं, और ना कृष्ण के प्रति गुस्सा है। अगर गुस्सा है तो उस गुस्से को प्रदर्शित करने का जो ढंग है वो भी व्यंग है। प्रेम में कहीं कोई कमी नहीं है। यह है दार्शनिक ऊंचाई, स्त्री चेतना। ये इसकी कोर थीम है। 3 चीजें हमें इस सूरदास के जो आरंभिक 100 पद हैं उसमें हमें पढ़नी है। अब ऑब्वियस है, यहां से पीवाईक्यू एंगल अगर हम निकालें, क्या निकालें, पीवाईक्यू एंगल अगर हम यहां से निकालें मेरे प्यारे बच्चों, तो यूपीएससी क्या देखता है यहां पर? यूपीएससी क्या देखता है? तो आप कहेंगे यूपीएससी देखता है गोपियों की प्रश्नानुकूलता। समझ लो कि इंटरव्यू की तैयारी अगर आपने भ्रमर गीत सार बहुत अच्छे से पढ़ ली तो यूपीएससी के इंटरव्यू में आपको कोई भी कम मार्क्स नहीं देगा। प्रश्नानुकूलता यानी जो प्रश्न आ रहे हैं उनके ऊपर बिजली की तरह चल रहे हैं, लेकिन वो अनुकूल हैं, संयमित हैं। तो गोपियों की प्रश्नानुकूलता। अब आप कहेंगे सर प्रश्नानुकूलता, अरे भाई प्रश्न पूछता ना, वाग विदग्धता, सहृदयता, ये पूछता है ना कि भ्रमर गीत सार में सहृदयता भी है, वाग विदग्धता भी, यानी वाग विदग्धता, चतुराई से अपनी बात को कहने का ढंग। यानी हर प्रश्न को अपने अनुकूल बना लेती हैं, आईक्यूआईपी कर लेती हैं। और भावनात्मक गहराई, कि आप इनको पढ़ने के बाद क्या गोपियों की भावनाओं को गहरे ढंग से लिख पाएंगे? इसीलिए सूर को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? सूर को कहा जाता है संवेदना के कवि। संवेदना के कवि। क्लियर हो गया है यहां तक की चीजें में? एक बार मुझे बताएं, यहां तक की पिक्चर क्लियर है सब? तो जैसा कि आप सब समझ गए होंगे कि सबसे पहले हम लोग क्या एंगल लेकर के चलेंगे। अब आता है मेरे प्यारे बच्चों तीसरा, और वर्तमान प्रासंगिकता तो स्त्री पुरुष समानताएं, बहुत सारी बातें। तुलसीदास, भाई जैसा प्रश्न आएगा वैसा ही आज की प्रासंगिकता लिखेंगे। अब आया ही नहीं तो इस पे क्यों हम जबरदस्ती लेके आए? तुलसीदास यानी तीसरे आपके साहित्यकार जो आपको पढ़ना है, तो इनकी 2 रचनाएं आपको पढ़नी है। रामचरितमानस, इसका सुंदर कांड आपको पढ़ना है, और दूसरा कवितावली, और इस कवितावली का उत्तर कांड आपको पढ़ना है।
उत्तरकांड आपको पढ़ना। सुंदरकांड है क्या? अगर हम रचना सार देखें, यानी रचना का सारांश देखें, रचना सार, तो सुंदरकांड है क्या? सुंदरकांड मेरे प्यारे बच्चों आशा का कांड है कि नहीं? आशा का कांड है सुंदरकांड। होप, जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं होप। और जो सुंदरकांड चूंकि हनुमान को समर्पित है, हनुमान किस चीज के प्रतीक हैं? तो यहां हनुमान एक प्रतीक है मेरे प्यारे बच्चों सुंदरकांड में, और वो प्रतीक हैं भक्ति के, शक्ति के और साहस के। भक्ति, शक्ति और साहस के प्रतीक हैं हनुमान। इसी प्रकार जब हम कवितावली की बात करते हैं तो कवितावली में क्या क्या है? कवितावली में राम की वीरता है, नीति है, और आदर्श राजा कैसा होना चाहिए, आदर्श राजा और राज्य का स्वरूप है कि नहीं? राम राज्य। और इसके माध्यम से वो क्या कोर थीम हमारे सामने रखते हैं, यानी प्रतिपाद्य क्या है इन दोनों रचनाओं का? प्रतिपाद्य, बार बार पा है, प्रतिपाद्य क्या है, यानी जिसे हम कोर थीम कह रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो प्रतिपाद्य क्या है? आप कहेंगे सर प्रतिपाद्य है पहला लोक मंगल, जनता का कल्याण, आदर्श शासन। ये वो बताना चाहते हैं कि आदर्श शासन कैसा होना चाहिए, लोक मंगल, जनता का कल्याण और नैतिक शक्ति। ये सबसे बड़ी शक्ति है नैतिक शक्ति। अमेरिका की नैतिक शक्ति कमजोर है, इसीलिए वो सब पे हमला करता है भैया। क्लियर हो गया? अब यहां से पीवाईक्यू एंगल अगर हम निकालते हैं तो पीवाईक्यू एंगल क्या निकलेगा मेरे प्यारे बच्चों, जरा उस पे भी एक नजर आप डालिए। यूपीएससी क्या पूछता है पीवाईक्यू एंगल में? अगर आप जाएंगे तो यूपीएससी आपसे पूछता है, यूपीएससी पूछता है, अर्णव गोस्वामी पूछता है क्या? राम राज्य की अवधारणा। क्या पूछता है यूपीएससी? लोक मंगल, यानी तुलसी को हम एक शब्दों में कहें तो तुलसी इज इक्वल टू शासन दर्शन, यानी शासन कैसा होना चाहिए, इस विषय पर अपनी बात रख रहे हैं। और आज के समय में अगर हम इनकी प्रासंगिकता को देखें तो आज सत्ता बनाम नैतिकता का जो द्वंद्व है कि सत्ता नैतिक हो या अपने हितों की पूरी करने वाली, तो वो सत्ता बनाम नैतिकता में सत्ता और नैतिकता के बीच के सकारात्मक संबंध का संदेश देते हैं। आज जो कानून तो है लेकिन न्याय नहीं है, तो वह राम राज्य की बात कह करके कानून और न्याय दोनों को प्रस्तावित करते हैं, प्रपोज करते हैं। ये उनकी प्रासंगिकता है। हो गया बेटा? पॉइंट इज क्लियर? अब इसी प्रकार से आप अगले रचनाकार जायसी पर चले। जायसी, जायसी मेरे प्यारे बच्चों इनकी क्या है? पद्मावत, पद्मावत, मावत, ठीक है। और सिलेबस में लिखा हुआ है पद्मावत में आपको सिंघल द्वीप खंड, इसके कई खंड हैं लेकिन सिंघल द्वीप खंड और नागमती वियोग खंड, ये आपको दो खंड पढ़ने हैं। तो सिलेबस आपके सामने आ गया, ठीक है ना? सेम वही पैटर्न, ठीक है। अब रचना सार क्या है? क्या है रचना सार? क्या है रचना सार? यही है मेरे प्यारे बच्चों कि यह प्रेम कथा नहीं। क्या है? प्रेम कथा नहीं, या प्रेम कथा नहीं, ये क्या है? प्रतीक काव्य है।
क्या है? प्रेम कथा नहीं, प्रतीक काव्य है। प्रतीक काव्य है। प्रतीकों में इश्क मिजाजी से इश्क हकीकी की यात्रा डिटेल में चलेंगे तो आपको समझाएंगे कैसे। जो पद्मावती है, ये पद्मावती किसका प्रतीक है? आत्मा का। रत्नसेन साधक का, साधक का, और साधक और आत्मा का मिलन, परमात्मा का मिलन हो जाता है। और नागमती सांसारिक मोह, सांसारिक मोह का प्रतीक है मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आ रहा? और जो नागमती का वियोग है, जो नागमती का वियोग है, यह नागमती का वियोग गृहस्थ जीवन का दर्द है। ओ माय गॉड, गृहस्थ जीवन का दर्द है कि अगर आपका पति बाहर हो तो आपको क्या तकलीफ हो सकती है। गृहस्थ जीवन का दर्द है, जिस पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे। अब इसका प्रतिपाद्य क्या है? इसका प्रतिपाद्य क्या है? यानी जिसे हम कहते हैं कोर थीम। तो प्रतिपाद्य क्या है? प्रतिपाद्य है सूफी दर्शन, यानी इस सूफी दर्शन को कैसे यह रिप्रेजेंट करता है। इसका प्रतिपाद्य क्या है? प्रेम और विरह का किस प्रकार का वर्णन जायसी ने किया है, और तीसरा सूफी दर्शन इसमें कैसे दिखाई देता है। अब स्वाभाविक रूप से पीवाईक्यू यहां कैसे, यानी पीवाईक्यू एंगल। तो यूपीएससी पूछता है, यूपीएससी क्या पूछता है? यूपीएससी पूछता है इस ऑप्शनल में पद्मावत की प्रतीकात्मकता, यानी इसका प्रतीकात्मक अर्थ। इश्क मिजाजी से इश्क हकीकी, लौकिक जीवन से अलौकिक जीवन का जो पूरा संदर्भ है सूफी दर्शन का, वो प्रश्न आपसे पूछता है प्रतीकात्मक अर्थ इसका क्या है। आज ये कैसे रेलिवेंट है आपके लिए भी? आज भी तो एक तरफ लक्ष्य है, एक तरफ मोह है। लक्ष्य भी है और मोह भी है। आपको अपने लक्ष्य के लिए अपने मोह को त्यागना पड़ेगा। ये यूपीएससी एस्पिरेंट का द्वंद्व है कि नहीं? बोलिए। फिर इसके बाद जो पांचवी रचना आती है, यानी मध्यकाल की। ये चारों रचनाएं मेरे प्यारे बच्चों अगर आप देखेंगे तो ये चारों रचनाएं हिंदी साहित्य का जो एक कालखंड, यानी हिंदी साहित्य का कालखंड एक बार मैं आपको बताऊं। हिंदी साहित्य के कालखंड, तो हिंदी साहित्य के कालखंड में चार कालखंड आएंगे। एक को बोलते हैं आदिकाल, उसके बाद बोलते हैं भक्ति काल, और उसके बाद बोलते हैं रीति काल, और उसके बाद बोलते हैं आधुनिक काल, जिसमें बहुत सारी काव्य धाराएं हैं। आधुनिक काल। तो जो आदिकाल है, इसमें कोई भी कविता नहीं पढ़नी, यानी पेपर 2 से इसका कोई संबंध डायरेक्ट नहीं है। पेपर 2 का संबंध, यानी ये आपको पेपर 1 में पढ़ना है। पेपर 2 में जो संबंध है वो संबंध है भक्ति काल का मेरे प्यारे बच्चों। किसका संबंध है? भक्ति काल का। और भक्ति काल का जो संबंध है पेपर 2 में, आपने 4 कवि देखे, यही 4 कवि भक्ति काल के आपको मेंस में पढ़ने हैं। 4 कवि, ये 4 कवि मेरे प्यारे बच्चों दो धाराओं में बटे हैं। दो धाराएं हैं साहित्य की। एक धारा है निर्गुण काव्य धारा, और एक काव्य धारा है सगुण काव्य धारा। क्या है? एक तरफ है निर्गुण और एक तरफ है सगुण। इस निर्गुण काव्य धारा में मेरे प्यारे बच्चों दो, यानी सबसे पहले कबीर और फिर दूसरे
जायसी, जिनके बारे में अभी आपने पढ़ा। कबीर का जो मार्ग है मेरे प्यारे बच्चों, वो ज्ञान मार्ग है, यानी ये ज्ञान के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताते हैं। और जायसी का जो मार्ग है वो प्रेम मार्ग है। क्या है वो? प्रेम मार्ग है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इसीलिए कबीर की शाखा को क्या कहा जाता है? ज्ञान मार्गी शाखा। और जायसी की शाखा को क्या कहा जाता है? प्रेम मार्गी शाखा या प्रेमाश्रयी शाखा। प्रेम मार्गी शाखा। आई होप आप समझ गए। इसे हम कबीर वाली को ज्ञान मार्गी के साथ साथ संत काव्य धारा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके सारे लीडर जो हैं वो संत हैं। और इसको, जायसी वाले को हम कहते हैं सूफी काव्य धारा, क्योंकि इसमें सूफी धर्म का आधार सबसे बेसिक यानी सबसे बेस रूप में मौजूद है। तो ये निर्गुण, यानी दो मैंने आप लोगों को समझा दिया और इसी बहाने हम पूरे सिलेबस से रूबरू हो रहे हैं। और फिर सगुण में आप देखेंगे तो सगुण की दो धाराएं आएंगी। एक आएगा राम भक्ति धारा और एक आएगा कृष्ण भक्ति धारा। क्या आएगा? कृष्ण भक्ति धारा। अब राम भक्ति धारा में ऑब्वियस है तुलसी हो गए, और कृष्ण भक्ति धारा में और भी, लेकिन अभी हम केवल पेपर 2 में तो 4 ही हैं, हम इसमें सूरदास को ले आते हैं। और निर्गुण और सगुण का जो डिफरेंस है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या है? निर्गुण और सगुण का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो बस इतना ही है कि निर्गुण जो सगुण है इसमें लीला है और अवतार है और ईश्वर सा शरीर है, यानी ईश्वर का शरीर है। इसमें निर्गुण में ये तीनों ही चीजें अनुपस्थित है, यानी ना लीला है, ना अवतार है और ना शरीर है। आई होप अब आप समझ गए। तो हमने आपको इंट्रोडक्शन में यह बताया कि हमें अप्रोच कैसे करनी है। और एक चीज ये भी पूछना चाहूंगा, क्या पिछली किसी भी क्लास को मैंने रिपीट किया है? एक बार मुझे जरूर आप बताएंगे। क्या 1% भी पिछली किसी क्लास को रिपीट किया गया? अब आप अगर नहीं किया गया, पहले आप आंसर दीजिए। काफी बच्चे क्लास में, सबके कमेंट आने चाहिए ना, कमेंट एकदम झूम के निकलना चाहिए। 1 2 5 बच्चे दे देते, ठीक है। अगर रिपीट नहीं किया तो आप सोचिए इस बार क्लास का लेवल क्या होने वाला है। रीजन एक है कि पेपर 2 मैं किसी भी सूरत में अगर मई तक निपटा ले गया और निपटा ले जाऊंगा, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरे बच्चे जो प्रीलिम्स 24 मई को मुझे निकाल करके देंगे ना, भाई उनकी जिंदगी बदल जाएगी। क्योंकि उन्हें तो बस केवल लेक्चर सुनना, आंसर लिखना, लेक्चर सुनना, आंसर लिखना। मैंने केवल और केवल 3 महीने कॉपी चेक करनी और कोई काम नहीं करना। अभी मैंने कॉपी आप लोगों को शेयर की, यूपीपीसीएस की मेंटरशिप की बच्ची है। पहला ऐसे कैसे लिखा है और अभी जो 3-4 ऐसे मैंने भेजे वो कैसे लिखे हैं, जरा लेबल देखिए। अभी भी हम रिफॉर्म पे काम कर रहे हैं। तो हमने ये 4 पढ़ा। अब हम जिनकी बात करने जा रहे हैं, रीतिकाल। तो रीतिकाल के एकमात्र रचनाकार हैं और वो हैं बिहारी। तो जैसे ही हम रीतिकाल में बिहारी का भी हल्का सा रेफरेंस करेंगे तो हमारी जो क्लास होगी वो आधुनिक काल पर पहुंच जाएगी। और स्वाभाविक है, बिहारी की चर्चा के बाद जो आधुनिक काल की चर्चा है वो चर्चा मेरे प्यारे बच्चों कल के सेशन में होगी। तो आइए जरा रीतिकाल यानी हम बिहारी पर बातचीत कर लेते हैं। तो हमारे 5वें जो साहित्यकार हैं यानी कवि हैं बिहारी, और इनकी रचना है बिहारी सस्ते, लेकिन उसका संकलन किया गया है बिहारी रत्नाकर नाम से। और इसके भी आरंभिक 100 दोहे। अब कुछ हिंदी साहित्य में नए एडमिशन है या जो बच्चे मेंटरशिप में है, प्लीज आप कमेंट करिए, आप लोग यहां क्लास में हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, अभी जो मैंने बताया इसी लेक्चर को दोबारा सुन के केवल लिखना है, बस हड़बड़ा के नहीं सर मैं और क्या करूं, कुछ नहीं, जो मैं बताता जाऊंगा बस वो करते चले जाना है। ऑप्शनल भगवान है, बस इतना ही दिमाग में रखना है।
तो बिहारी रत्नाकर आरंभिक शब्दों है, अपना दिमाग कहीं नहीं लगाना, मेरे पुराने नोट्स ये वो अभी सब हटाइए, जो नए बच्चे हैं, ठीक है ना, आप लोग बस जो मैं यहां करा रहा हूं फिलहाल के लिए उसी को फोकस करिए। अब इनका रचना सार क्या है? रचना सार क्या है इनका? और जिस बच्चे की राइटिंग अच्छी होगी प्लीज मुझे एक बार लिख करके एक पेज व्हाट्सएप करिएगा। मैं चाहता हूं कि ये मेरा एक ऐसा सेशन हो जिसमें मैं अपनी कॉपी, हाथ से लिखा हुआ कंटेंट कम से कम, और संस्थाएं अपना रखाती हैं अपने बच्चों के हैंड राइटिंग में नोट्स, कम से कम एक बच्चा ऐसा हो जो मेरी खूब अच्छी राइटिंग में लिखे, जिसको मैं भी फोटोस्टेट की दुकानों पे रखा सकूं। तो थोड़ा सा गुरु सेवा भी यहां आपको करनी है। जिसकी भी राइटिंग अच्छी होगी मुझे बताना। रचना सार। छोटे दोहे हैं, सतसैया के दोहरे, जो नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर। छोटे दोहे लेकिन गहरे अर्थ। तो इसका मतलब बिहारी सतसई से जो पंक्तियां ली गई वो गहरा अर्थ रखती हैं, और इसी गहरे अर्थ को हमें पढ़ना है। गहरे अर्थ किसके? यानी श्रृंगार, नीति, अलंकार, इन सब को गहरे स्तर पर उन्होंने प्रस्तुत किया है। और इसका प्रतिपाद्य क्या है? यानी जो श्रृंगार, नीति, अलंकार इन सब पर लिखा है उसका प्रतिपाद्य, यानी जो कोर थीम है मेरे प्यारे बच्चों, वो कोर थीम क्या है? ठीक है ना। पहला सौंदर्य चेतना, बिहारी की सौंदर्य चेतना, और दूसरा शिल्प सौंदर्य, उनकी कहने की शैली, इसी पर यही पूरा इसमें आपको दिखाई देगा। अब आता है इसका एक पीवाईक्यू एंगल है। क्या है? पीवाईक्यू एंगल। यूपीएससी क्या पूछता है? यूपीएससी पूछता है भारत। क्या पूछता है? रीतिकाल की सीमाएं, या रीतिकाल की सीमाओं में बिहारी मीन्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है चमक ज्यादा, संवेदना कम। यही है ना बेटा, संवेदना कम। संवेदना यहां पर कम है, सौंदर्य पर ज्यादा फोकस है। ठीक है। ठीक है बच्चे, तो आज हमने 5 साहित्यकारों पर बातचीत की और एक कोशिश की कि आपको इनकी जो रचना है उसके रचना संसार से परिचित करा पाऊं। और आप देख सकते हैं, यानी जो भी मध्यकाल के साहित्यकार रहे हैं वो आपके सिलेबस में जो थे उनको मैं एक बार आपको समझा चुका हूं, और 1 बाय 1 ऑब्वियस है इन्हीं पर डिटेल क्लास पेपर 2 से स्टार्ट होगी। यानी कबीर ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, रामचरितमानस, कवितावली, पद्मावत और बिहारी रत्नाकर। ये है मध्यकालीन कविता। मध्यकालीन कविता, मध्यकालीन कविता जहां कविता के केंद्र में ईश्वर है, तर्क की जगह आस्था है, विश्वास है। ठीक है ना। यानी अगर तर्क भी हो रहा तो वो भी किसी आस्था पर, किसी विश्वास पर कि राम ही तुम्हारा कल्याण करेंगे। मध्यकालीन कविता यही है। अब स्वाभाविक है जो आधुनिक कालीन कविता आपके सामने आएगी, जिस पर हम कल डिस्कशन करेंगे, और कल ढेर सारा आपको टास्क भी दिया जाएगा, व्याख्या को लेकर के नोट्स भी दिया जाएगा, जिससे आप अगला 4 दिन उसको खूब अच्छे से पढ़ें, और फिर मंडे हम एक व्याख्या कराएं सबसे पहले, और उसके बाद फिर कबीर का डिक्टेट करें। 2 दिन में अगर हम कबीर को समेट गए विद व्याख्या, आप सोचिए 1 महीने में 4 कवि निपट गए, किसी में महीने में ज्यादा समय मिल गया और निपट गए, कुल मिला करके 2 महीने में सारे कवि निपट गए।
और बाकी के 2 से 3 महीने में जो गद्य खंड है वो निपट गया, 6 महीने में हो सकता है कि, इसलिए मैंने 8 का समय लिया है जिससे पूरा विस्तार से हो सके, लेकिन जो मेंस 26 में देंगे उनको परेशान होने की जरूरत है, वो मैं हैंडल कर लूंगा। ठीक है, तो यहां पर जब हम भारत भारती पढ़ेंगे, कामायनी निराला, यानी ये आधुनिक काल की कविता है, आधुनिक काल की कविता है। तो अब आधुनिक का मतलब क्या हो गया, यानी आधुनिक और मध्यकाल में अंतर क्या है कि अब कविता के केंद्र में मनुष्य आ गया, मानवता आ गई, यानी ईश्वर को यहां पर रिप्लेस किया गया, यानी मनुष्य को ध्यान में रख करके बातें कही गई, मनुष्य की अपनी इच्छाओं को लेकर के, राष्ट्र को लेकर के। याद रखें, यानी मध्यकाल में एक शब्द और मैं लिख दूं, केंद्र में ईश्वर, आस्था, विश्वास, और जो इन सब का गॉडफादर था वो था धर्म, यानी धर्म केंद्र में था और ईश्वर और आस्था उसके पात्र थे। यहां पर मेरे प्यारे बच्चों राष्ट्र केंद्र में आया, सॉरी, और कविता के केंद्र में राष्ट्र आया, और फिर मनुष्य और मानवता पर कविता में चर्चा हुई, और विश्वास का स्थान, आस्था का स्थान किसने ले लिया, तर्क ने। यानी यहां पर आपको हर एक कविता में यही दिखेगा, राष्ट्र, मनुष्य, मानवता और तर्क। वहां था धर्म, ईश्वर और आस्था, यहां मनुष्य, यहां राष्ट्र, मनुष्य, मानवता और तर्क। तो अब हम यानी यही राष्ट्र, मनुष्य, मानवता और तर्क की जो कक्षा है वो कल शुरू करेंगे, और ये छोटी छोटी रचनाएं हैं, आसानी के साथ कल सिमट जाएंगी। तो आपका एक ओवरव्यू बन गया जिस पर आप एक अच्छी चर्चा रिवीजन के रूप में आगे करते रहेंगे, और हम लोग कल व्याख्या पर भी बातचीत करेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, मजा आ गया सभी को, एकदम से क्लियर हो गया, सारी चीजें क्लियर हो गई। और जो भी बच्चे यह अभिव्यक्ति इंटीग्रेटेड ऑप्शनल मेंटरशिप AIOM लेना चाहते हैं, तो वो इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आप किसी भी प्रकार का फ्री सेशन भी देख के एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें, अभिव्यक्ति लर्निंग ऐप, मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, और कोई डाउट किसी बच्चे को हो तो पूछ सकते हैं आप सब, किसी प्रकार का कोई डाउट किसी भी बच्चे को। ठीक है, बाकी आप सब लोग प्रीलिम्स पे लगे रहिए, और प्रीलिम्स ही सबसे महत्वपूर्ण फिलहाल के लिए। ठीक है, जिनको कहा गया है वो सब प्रीलिम्स पर फोकस रहेंगे। ग्रुप में मैंने मैसेज कर दिया था कि आज की क्लास आप लोग देख लीजिए। ठीक है, बाकी जिनका एग्जाम है वो स्वाभाविक है प्रीलिम्स पर फोकस रहेंगे, बाकी के बच्चे देखते रहेंगे। ठीक है, एनी डाउट, किसी को भी कोई डाउट? ठीक है, बाय, थैंक यू। कोई डाउट हो बच्चों पूछ सकते हैं। नगमा बेटे बस निकालो तुम सभी लोग, जितने बच्चे, अंजनी जो भी 26 में दे रहे हो, अंजनी शायद तुम 27 में, रुपये ईच एंड एवरीवन, बस नीतीश, सब लोग प्रीलिम्स निकालो इस बार, लड़ जाओ कि मेंस तो गुरु मेरा लेके बैठा हुआ।